क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ 100 शब्द 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश की किस्मत लिख दें? अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की बात करें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं ताकतवर शब्दों की गहराइयों में उतरेंगे, जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा है। हर चीज की शुरुआत होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति की घोषणा है। ये साफ साफ कहती है कि असली ताकत किसी राजा, किसी बाहरी हुकूमत या किसी सरकार के पास नहीं, बल्कि भारत के लोगों के पास है। चलिए जरा और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो आखिर ये प्रस्तावना है क्या? इसे संविधान की आत्मा की तरह समझिए। जैसे आत्मा हमारे शरीर को एक मकसद और एक दिशा देती है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे देश के कानून को उसका मकसद और उसकी दिशा बताती है। ये हमारे देश को बनाने वालों के सपनों और उन उसूलों का निचोड़ है जिन पर आज के भारत की नींव रखी गई है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे किसी बड़ी कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये पूरे देश के लिए है। ये देश क्या हासिल करना चाहता है, इसकी सबसे जरूरी वैल्यूज क्या हैं। प्रस्तावना इन बड़े बड़े सवालों का जवाब देती है और देश के हर कानून और सरकार के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। तो चलिए एक बार फिर से उन शुरुआती सबसे जरूरी शब्दों पर लौटते हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। यही वो लाइन है जो बताती है कि इस पूरे दस्तावेज को लागू करने का हक और ताकत किसके पास है। ये ख्याल अपने आप में क्रांतिकारी है। सोचिए, सदियों की राजशाही और फिर गुलामी के बाद ये ऐलान किया गया कि अब ताकत ऊपर से नहीं आएगी। ये किसी राजा, महाराजा या बाहरी हुकूमत की देन नहीं होगी। ये ताकत सीधे भारत के लोगों से आएगी। सारी शक्ति नागरिकों में है और यही भारत के लोकतंत्र की जड़ है। तो जब ये तय हो गया कि ताकत कहां से आती है, तो प्रस्तावना आगे बढ़कर 5 ऐसे खास शब्दों का जिक्र करती है जो भारत के डीएनए को तय करते हैं। ये 5 शब्द ही भारत की पहचान की बुनियाद है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये वो 5 मजबूत खंबे हैं जिन पर भारतीय राष्ट्र का ढांचा खड़ा है। अब आइए देखते हैं कि इन सब का एक एक करके असली मतलब क्या है। तो सबसे पहला है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। वो किसी भी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं है। देश के अंदर क्या होगा और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। मतलब पूरी तरह से आज़ादी। अगला शब्द है समाजवादी, और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद का मतलब है सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को कम करना और सबको बराबर मौके देना। ये सोवियत संघ वाला कम्युनिज्म नहीं है, बल्कि ये भारत का अपना एक अलग नज़रिया है, लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवादी की तरह ही पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया था। ये भारत के लिए एक बहुत ही बुनियादी विचार है कि देश का अपना कोई मजहब नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों को एक बराबर नज़र से देखेगी और हर नागरिक को ये पूरी आज़ादी होगी कि वो अपने तरीके से अपने धर्म को माने और उसका पालन करे। फिर आता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इसका मतलब तो एकदम साफ है कि भारत में असली बॉस जनता है। सरकार लोगों के वोट से चुनी जाती है और असली ताकत लोगों के हाथ में होती है, जो वो समय समय पर होने वाले निष्पक्ष चुनावों के जरिए दिखाते हैं। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये लोकतंत्र के विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। राजशाही में क्या होता है? देश का प्रमुख राजा या रानी होता है जो विरासत में गद्दी पाता है, लेकिन एक गणराज्य में देश का प्रमुख चुना जाता है। भारत में वो राष्ट्रपति हैं, और सबसे खास बात यह है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, इस सबसे बड़े पद तक पहुंचने का सपना देख सकता है। तो ये तो हो गई भारत की परिभाषा, लेकिन सवाल यह है कि ये देश है किस लिए, इसका मकसद क्या है। प्रस्तावना का अगला हिस्सा सिर्फ परिभाषा नहीं देता, बल्कि वादा करता है। ये अपने हर एक नागरिक को 4 सबसे जरूरी चीजें देने का वचन देता है। वो 4 गाइडिंग स्टार्स जो हमेशा इस देश को रास्ता दिखाएंगे। ये 4 वादे बहुत बड़े हैं। न्याय सिर्फ अदालत वाला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय भी, मतलब जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय भी, यानी सबको बराबर मौके।
स्वतंत्रता सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि सोचने, मानने और पूजा करने की भी आजादी। समानता का मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और सबको आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिलना चाहिए। और आखिर में बंधुता, यानी भाईचारे की भावना, जो हर इंसान की इज्जत और देश की एकता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये एक बहुत ही ताकतवर विजन है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इनका कानूनी मतलब क्या है? क्या प्रस्तावना सिर्फ एक खूबसूरत कविता है या इसकी कोई असली ताकत भी है? क्या कोई अदालत जाकर ये कह सकता है कि प्रस्तावना में जो न्याय का वादा है वो पूरा नहीं हुआ? चलिए देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। देखिए, वक्त के साथ प्रस्तावना भी बदली है। जैसा हमने देखा, 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि संसद इसमें बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल सार को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। वो इसके लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे सिद्धांतों को खत्म नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो असली बात यह है, आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोई केस नहीं जीत सकते। ये सीधे सीधे अदालत में लागू होने वाला कानून नहीं है। लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। जब भी संविधान के किसी हिस्से को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है, तो जज मार्गदर्शन के लिए प्रस्तावना की तरफ ही देखते हैं। ये उस चाबी की तरह है जो संविधान के बाकी दरवाजों के पीछे छिपे मतलब और इरादे को खोलती है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना 3 बहुत जरूरी काम करती है। ये हमारे देश के लिए एक कंपस की तरह है जो दिशा दिखाती है। ये भारतीय राज्य के डीएनए को परिभाषित करती है और सबसे बढ़कर ये अपने हर नागरिक से न्याय, स्वतंत्रता और समानता का एक मजबूत वादा करती है। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए इन शब्दों का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? ये सवाल सिर्फ वकीलों और नेताओं के लिए नहीं है। ये सवाल हम में से हर एक के लिए है, क्योंकि आखिर में ये हम भारत के लोग ही हैं जिन्हें इन शब्दों को सिर्फ कागज पर लिखी स्याही से ज्यादा कुछ बनाना है और इन्हें हर रोज एक जीती जागती हकीकत में बदलना है।